उत्तराखंड में काफ़ी समय से जो बेरोज़गार युवा हैं वो जो लगातार एक के बाद एक जो भर्ती परीक्षा है उसका पेपर लीक हो जाता है, उसकी सीबीआई से हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम गांधी पार्क में बैठे हैं। इसी गांधी पार्क के बाहर 8 और 9 फरवरी को जो एक तरह पुलिसिया कार्रवाई हुई उसका विरोध प्रचंड तरीके से प्रदेश भर के बेरोज़गार युवाओं ने किया था। चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सरकार फिर अध्यादेश लेकर के आती है, नकल विरोधी सख्त कानून लेकर के आती है। धीरे धीरे सरकार ने अपने स्तर पे कई स्टेप्स भी उठाए, लेकिन बेरोज़गार युवा हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं और उन्होंने एक नए सिरे से नए स्वरूप में अपने इस आंदोलन को एक तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके दो पार्ट, एक तरफ डिजिटली जो बेरोज़गार युवा अपना डिजिटल सत्याग्रह लड़ रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर पर किस तरह से अपनी मांगों को ट्रेंड कराया जाए ताकि मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो युवाओं की इन मांगों को सुने, समझे और उन पर एक्शन ले। दूसरी स्ट्रेटजी बेरोजगार युवाओं की है कि ग्राउंड पर उतर कर भी अपनी बात रखें। आज कोशिश की उन्होंने गांधी पार्क के बाहर, लेकिन वहाँ उनको प्रशासन से परमिशन नहीं मिल पाई। इस वक्त वो गांधी पार्क में बैठे ज़रूर, लेकिन अब वो क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे इस आंदोलन को फिजिकली यानी ज़मीन पे चलाएंगे और वर्चुअली कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस आंदोलन को लड़ेंगे। बॉबी पवार और दूसरे तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बॉबी पवार जी, सरकार अपने स्तर पे कहती है, साहब देखिए बच्चों की मांग थी, ऑर्डिनेंस हम लेकर के आगे नकल के खिलाफ। अब पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं और वहाँ पे युवा उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर कहा गया कि देखिए समूह गए कि जो परीक्षा है उनमें हम इंटरव्यू अब नहीं करेंगे, वो हमने एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने का कदम उठाया। फिर उन्होंने कहा कि और भी जैसे हम पीसीएस की परीक्षा 2-2, 3-3 साल में एक परीक्षा नहीं हो पा रही थी, उसको हम हर साल करेंगे, कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं। पटवारी की परीक्षा हमने ट्रांसपेरेंसी से करा दी है। क्या वजह है? कई बार सरकार की तरफ से कहा था कि बच्चे थोड़ा ज़िद पे आए हुए हैं। क्या कोई ज़िद है आप लोगों की, या लगता है क्योंकि किसी भी आंदोलन में 100% मांगें तो कभी पूरी नहीं होती, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, उससे पहले भी आंदोलन हो, कुछ मांग पूरी हो जाती है, कुछ पे वार्ता चलती रहती है। क्या कुछ मांगें आप लोगों की पूरी हुई हैं? आप लोगों को ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि जब तक सीबीआई की मांग हमारी पूरी नहीं होती तब तक कोई मांग को हम नहीं मांगेंगे, हमारी कोई भी मांग जो है वो पूरी हुई है मांग? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सरकार ये स्पष्ट सुन लें कि आप कह रहे हैं कि हमने बच्चों की सारी मांगें मान ली है, जबकि आप कह रहे हैं कि नकल रोधी कानून जो आपने लाया हुआ है, अध्यादेश लाया हुआ है, उस पर जो हमने लागू कर दिया है। ठीक है, आपने लागू कर दिया है, पर वो बातें क्या है कि नकल रोधी कानून जो नकल माफियाओं को नकेल कसने के लिए आना चाहिए था, या जो परीक्षाओं में जिस प्रकार से अनियमितताएं हैं उस खिलाफ आना चाहिए था, पर वो नकल रोधी कानून जब लागू होता है उसके दूसरे दिन ही पहला जो मुकदमा होता है वो एक छात्र के खिलाफ हो जाता है। और वो बिल्कुल छात्र सही था, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं छात्र से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और उसका मैंने पेपर भी देखा है। पेपर की दोनों सीलें टूटी हुई थी और अतिरिक्त तीसरी सील लगी हुई थी। तो इस पर छात्र पर मुकदमा तो बनता ही नहीं था। हाँ, मुकदमा बनता तो परीक्षा केंद्र पर जिनके जो हेड थे वहाँ उन पर बनता, या जिन्होंने ट्रांसपोर्ट जो किया है, पेपर जो हरिद्वार से वहाँ तक पहुँचा है उन पर बनता था, या आयोग के अंदर बैठे लोगों पर मुकदमा बनता था। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए प्रदेश भर का छात्र निराश है। आप कह रहे हैं कि उसके लिए पीठ थपथपाई जा रही है, अपने लोगों से ही अपनी आभार रैली करवाई जा रही है। वो आज सभी लोग जानते हैं, प्रदेश का हर युवा, हर अभिभावक जानता है कि उन रैलियों में वो लोग कौन हैं। तमाम जगह पर इनके चेहरे एक्सपोज हुए हैं कि किस प्रकार से स्कूलों से बच्चों को रैलियों में लाया जा रहा है, कोचिंगों से बच्चों को ज़बरदस्ती रैलियों में लाया जा रहा है, और कैसे लोगों को रैलियों में लाया जा रहा है जिनको यही नहीं पता कि किस चीज़ की रैली है। एक्सपोज भी बार बार हुए हैं। लेकिन कुछ मांगे तो जैसे ऑर्डिनेंस तो आया ना, नकल विरोधी अध्यादेश तो आया है, समूह गए में इंटरव्यू भी ख़त्म हुआ है, तो कुछ चीज़ें तो हुई होंगी। क्या कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है? फिर सरकार को कहने में आसानी होती है कि साहब बच्चे हैं, वो लगता है किसी विरोधी दलों के भड़काए हुए हैं, उनके बरगलाए हुए हैं, या आपको लगता है कि जो चीज़ें मिली हैं वो तो ठीक है लेकिन जो असल चीज़ हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल पाई है? नहीं है, वास्तविकता ये है कि जो डिमांड सबसे बड़ी है, जो होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई है। अब बात कह रहे हैं कि विरोधी दलों के वो है बनाए हुए हैं, तो आपके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, सारा मशीनरी, आप जांच कर लीजिए क्या है, कैसा है। छात्रों का ये शुद्ध आंदोलन है और पहले से लड़ रहे हैं। आज नहीं है कि धामी जी कुर्सी पे बैठे हैं आज से लड़ रहे हैं। जब त्रिवेंद्र रावत जी थे तब भी आंदोलन लड़ेंगे, जब तीरथ सिंह रावत जी थे तब भी आंदोलन लड़ेंगे, अभी आप है तो अभी लड़ रहे हैं। आप हट जाओगे तो कल के दिन भी अगर कमियां रहेंगी तो फिर भी लड़े जाएंगे। ये गलतफहमी थोड़ा दूर कर लें। उसके बाद जो मांगें पूरी हुई है, नकल रोधी कानून ज़रूर आया है, परंतु उसमें बहुत सी कमियां भी है। उसमें ये कमियां हैं कि अगर सरकारी
कर्मचारी जो बहुत बड़ी मात्रा में अभी गिरफ्तारी जिनकी हुई है वीडियो बीपीडीओ मामले अन्य मामलों में, उन लोगों के लिए उसमें क्या प्रावधान रखा है कि भविष्य में अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे उसमें लिप्त पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। भविष्य में कोई भर्ती धांधली की भेंट चढ़ती है, गड़बड़ियाँ होती है, लीक हो जाता है या नकल का मामला सामने आता है, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा। अगर नकल होगी तो पेपर निरस्त होगा, सेग्रीगेशन होगा, पेपर लीक होगा निरस्त, अगर लीक होगा तो निरस्त होना है या सेग्रीगेशन होना, ये कुछ भी उसमें नहीं है। ये जल्दीबाजी में लाया गया एक अध्यादेश है जिसको कि सरकार को संज्ञान लेकर दोबारा प्रदेश के छात्रों से सुझाव लेने चाहिए, प्रदेश के जो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन लोगों से सुझाव लेकर इसमें संशोधन करना चाहिए और एक अच्छा मतलब नकल रोधी कानून बनाना चाहिए जिससे कि प्रदेश का युवा उसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। और ये जो अफवाह वाली बातें हैं, अफवाह का मतलब क्या होता है, जब किसी के पास कोई जानकारी होगी वो जानकारी अपनी किसी के पास देगा, जांच समितियों को देगा या अपने अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके माध्यम से सोशल मीडिया पर रखेगा या कहीं बोलेगा, तो आप उस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हो तो कैसे चीज़ें बाहर आ पाएंगी। हम कहते हैं हमने जानकारियों के आधार पर इतनी भर्तियाँ खुलवा दी है और क्या आगे भर्तियाँ नहीं खुल सकती है। तो ये होना चाहिए और आप आवाज़ दबाने के लिए कोई जानकारी लाकर ना दें, कोई जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं डालें, उसके लिए आपने लगाम लगा दिया है। परंतु नकल रोधी कानून आप कह रहे हैं कि पटवारी परीक्षा बहुत पारदर्शी तरीके से हो गई है। मैं चैलेंज करता हूँ, अभी भी जांच होगी, हमारे पास तथ्य आ चुके हैं, हमारे पास चीज़ें आ चुकी है। दोबारा पटवारी जो पेपर हुआ है उसमें भी गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ी है और कई लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया। हम देंगे नाम, हम नाम देंगे, इतनी पुख्ता जानकारी है आप लोगों को, पुख्ता जानकारी है और आधार कार्ड साथ लगा के देंगे कि अगर गलत होता है, गलत निकलता है चीज़ें तो जो आपके उसमें कार्रवाई का प्रावधान होगा आप कार्रवाई करें। और अगर सही निकला तो क्या होगा, जो धामी आज अपनी फीट थपथपा रहे हैं कि वहाँ जाके कि हमारा ये परीक्षा बहुत पारदर्शी से हुआ, तो देंगे इस्तीफा, क्योंकि है गड़बड़ी हुई है। जो 380 क्वेश्चन बाहर थे उसमें से जो 100 क्वेश्चन का तो पहले पेपर छपा था, पर 280 क्वेश्चनों का आज तक पता नहीं है कि वो 280 क्वेश्चन कौन से थे। तो ये अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। चीजों को दबाने की, पीसीएस की आप बात कर रहे हो, पीसीएस का पेपर इन्होंने करवा दिया है, जबकि पीसीएस का जब पीरी हुआ था उसके पेपर में सील नहीं थी, जांच का विषय था, इन्होंने जांच नहीं करवाई। पीसीएस की जो ओएमआर सीट वगैरह थी उनको अभी जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो उसको संरक्षित या सुरक्षित रखना चाहिए था, जितनी ओएमआर सीटें वगैरह थी उन्होंने वो जला दी, तो वो जांच का विषय था। तो क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? गड़बड़ियाँ बहुत बड़े स्तर की है। हमें जेल ले जाया जाता है, हमें 9 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 तारीख की रात को ही पुलिस का रिजल्ट निकाला जाता है। पुलिस के रिजल्ट में पीछे भी कुछ आपको जी मैं गड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी का संदेह है। बिल्कुल संदेह है। जब 4 और 5 दिसंबर 2021 को वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा करवाई तो 3 दिसंबर को मुझे गिरफ्तार करके सुद्धवाला 2 दिन के लिए भेजा जाता है। उस 4 और 5 तारीख में कितनी गड़बड़ियाँ हुई, कितने लोगों से नकल करवाएगी, ये बात आज प्रदेश के हर युवा के, हर अभिभावक को नहीं छुपी है कि वीडियो बीपीडीओ में कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। और आज भी यही हुआ है कि हमें जेल ले जाया गया और पुलिस का रिजल्ट जारी किया। जहाँ 1500 सीटों पर रिजल्ट निकलना था वहाँ पर 2300 बच्चों को लिया गया मेरिट गिराने के लिए कि बच्चे शांत रहें। 2300 वहाँ बच्चा, लास्ट बच्चा भी समझे कि मेरा सिलेक्शन हो रखा है, जबकि 1500 सीटें हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप इतने पाक साफ हो, जब आप इतनी पारदर्शिता दिखाना चाहते हो, हमने बार बार डिमांड की है कि जब कोई रिजल्ट निकलता है, जब पुलिस में आगे कुछ ना इंटरव्यू है ना कुछ है, तो उसमें ये होना चाहिए था कि भाई रिजल्ट निकल रहा तो अभ्यर्थी का नाम, फादर नेम, उसकी कटअप कैटेगरी सब देनी चाहिए थी। परंतु इन्होंने तो कुछ पता ही नहीं है कि उस रोल नंबर से क्या पता लग रहा है कौन किसका सिलेक्शन है। अब उससे ये संदेह होता है कि अगर ये नाम देते, उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, आपस में सब मिले जुले हुए लोग हैं, सब जानते हैं, वो पता लग जाता कि रामलाल का बेटा है, वो पढ़ता ही नहीं है और उसका भी सिलेक्शन हो गया है, और श्यामलाल का बेटा है, वो बहुत पढ़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें निकल कर आनी थी। और मैं फिर भी कहता हूँ आयोग को, आप एक बार नाम सार्वजनिक करिए ना जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, और सामने आएंगे। आप लोगों को उसमें संदेह है? बिल्कुल संदेह है और चीज़ें भी निकल कर आएंगी। मैं आपको बता दूं, एक होटल में 4 लड़के जॉब करते हैं 2-3 सालों से, और उन चारों का ही पुलिस में सिलेक्शन हो रखा है, एक ही जगह के हैं, सब कुछ है। तो जांच का विषय तो है ही, गड़बड़ियाँ कहाँ से हुई? नहीं, यूँ तो फिर लोग पिछले दिनों वो अभी मिलिट्री का रिजल्ट आया तो उसमें एक स्कूल से 15-16 बच्चों का सिलेक्शन हो गए, तो हो भी सकता है, कोइंसिडेंस भी, तो मतलब संयोग भी तो हो सकता है। वो भी भाई संयोग हो सकता है, पर वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले व्यक्ति थे, वो कुछ ऐसे लोग थे जो जहाँ पर कोई
पढ़ता ही नहीं था या वो चीज़ें सामने आई है। अब जो जानकारियाँ सामने आई है वो बहुत पुख्ता भी हैं, अगर उस पर जांच की जाए तो सामने चीज़ें निकल कर आएगी। और सरकार को ये डर है कि अगर इन परीक्षाओं की अगर चीज़ें सामने निकल कर आ गई तो फिर क्या होता है। कोई संदेह नहीं, इन बच्चों ने जब भी कोई चीज़ों का खुलासा किया है तो बहुत तथ्य लेकर के आए, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम से टकराना कोई आसान चीज़ नहीं है, केसेस भी लग जाते हैं। हालांकि आज मैं इस मसले पे बात उस तरह नहीं करना चाह रहा था, मैं फिर किस दिन बॉबी पवार से बात करूंगा। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना थी, कितनी बड़ी आयरनी थी, जो बच्चे पेपर लीक के नकल माफिया को एक्सपोज कर रहे थे, उसी जेल में वो बच्चे भी पहुंच गए जहां बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए थे जेल में। तो ये कितनी बड़ी आयरनी थी। क्या ये हमारे सिस्टम का फेल्योर नहीं है कि हमने जहां हाकम सिंह को बंद कर रखा था, जहां हमने सादिक मूसा को बंद कर रखा था, जहां हमने बड़े बड़े तुर्रम खां बने घूम रहे डॉक्टर RBS रावत जैसों को बंद कर रखा, जिन पर इतने संगीन आरोप हैं, वहाँ हमने अपने बच्चों को भी ठेल दिया, उन पर 307 लगाने की कोशिश की। अपने आप में है, इस मसले पे मैं बात आज नहीं करना चाह रहा था, मैं आज इनकी स्ट्रेटजी को समझना चाह रहा था कि आगे क्या करेंगे। मैं बॉबी पवार आपके पास आ रहा हूँ, एक आध कमेंट में और एक दो बच्चों से लूँ। ये जो आप लोग अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री कुछ भी फेसबुक पे ट्विटर पे आते हैं, आप लोग शुरू हो जाते हैं CBI की मांग, उत्तराखंड मांगे CBI, देवभूमि मांगे CBI, ये क्या है भाई? इस तरह तो आप जहाँ मुख्यमंत्री जाएगा डिजिटली वहीं घेरे पड़े हुए हैं आप लोग। देखो, घेर इसलिए रहें क्योंकि हमें SIT पे कोई भरोसा नहीं है, STF पे हमें भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सरकार के अंडर बॉडी आती है, सरकार का, और ये अपने स्टेट के अंदर ही ये कार्रवाई कर रही है। एक CBI है जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी प्रदेश में घुस सकती है, और किसी भी प्रदेश के अंदर जो ये माफिया बैठे हैं इनके मतलब इनके गले में हाथ डालने की ताकत रखती है। ये STF जो है प्रदेश के अंदर का कार्रवाई कर रही है। दूसरा जो CBI का जो है स्टेटस है, CBI जो एक बड़े स्तर पर बड़ी केंद्रीय एजेंसी है, बड़ी गहराई से छानबीन करती है और कहीं भी जाने से नहीं घबराती है, और किसी भी बड़े अधिकारी, बड़े नेता को पकड़ने में भी पीछे नहीं हटती। आपने देखा होगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके के नेता भी इस प्रदेश के अंदर हैं, और उन प्रदेश के बड़े बड़े चेहरों को, उन बड़े बड़े नेताओं को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। हमारी इसीलिए यही हमारी रणनीति है, और यही रणनीति का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं जो छोटे लोग हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, उनको तो आप गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता है, किनका उन पर हाथ है, उन लोगों को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। और इस SIT और STF के जो आपने कहा कि CBI वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कर रहे हैं, हमने जब भी कहा, हमने ये कहा कि आप जांच कराइए, मुख्य न्यायाधीश के निगरानी में करवाइए, सिटिंग जज की निगरानी में कराए, तो वो CBI से कराएं आप लोग। वो आप स्टेट की एजेंसी पे बिल्कुल वो नहीं, स्टेट एजेंसी मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रही है। लेकिन STF ने तो बॉबी पवार काफ़ी लोगों को पकड़ा, ये भी तो सच है। STF ने क्या पकड़ा नहीं, कितने सारे 40, 50, 60 लोगों के आसपास को पकड़ा है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि STF ने नहीं पकड़ा है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ बड़े स्तर की हो गई है, उस समय तो 1-2 परीक्षाएं खुली थी, चीज़ें सामने भी आई है, STF ने गिरफ्तारियाँ करी है, ठीक है, परंतु उसके अतिरिक्त कई लोगों को छोड़ा भी है, जो भी मिल रही है। नहीं, जमानतें भी मिल रही है, और कई लोगों को उठाया भी नहीं है, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके खुद के युवा मोर्चाओं में या मंडल मोर्चाओं में जो पदाधिकारी थे, उनको छुआ तक नहीं है। तो ये चीज़ें खामियां जब सामने आ रही है, इसके अलावा PCS AE जैसी बड़ी परीक्षाएं जिसमें बाहर के लोग भी यहाँ अप्लाई करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन तक तो हाथ डालने में STF और SIT डर रही है। जब STF और SIT उन तक हाथ डालने में डर रही है, तो भाई CBI को दे दियो, अपना आप छापेमारी करेगी, अपना आप उठा के ले आएंगे। लेकिन बॉबी पवार, CBI को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में एक कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी कुछ समय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबोधित किया था, और सीधा प्रधानमंत्री का मैसेज भी आप युवाओं के नाम ही था कि युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ का वो लोग भी बेनिफिट उठाएं। मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा है कि उनको CBI जाँच से परहेज नहीं है, लेकिन वो उन्होंने तो विपक्ष पे टारगेट किया था कि भाई विपक्ष के लोग हैं, वो थोड़ा सा बच्चों को बरगला रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि CBI जांच वो इसलिए भी नहीं कराना चाह रहे कि ये परीक्षाएं लटक जाएंगी, 5-5, 7-7 साल, 8-8 साल तक CBI जांच करते हैं, परीक्षाएं लटक जाती हैं। तो क्या ये मुख्यमंत्री का ये तर्क है, ये आप लोग गले नहीं उतर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री साहब का तो मेरा ये समझ नहीं आ रहा है कि वो सारा मामला पक्ष विपक्ष पर लाकर छोड़ दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अच्छा काम किया है। सारे मामले उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा खोले गए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नाम से मुख्यमंत्री परहेज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद मैं ये बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं कि 7-8 साल के लिए भर्तियाँ लटक जाएंगी। हिमाचल में गवर्नमेंट जब रिपीट हुई, अभी जब दूसरी गवर्नमेंट आई,
तो उन्होंने सीबीआई के लिए कहा, सीबीआई ने जांच करी और देश के तमाम राज्यों में उस मामले को लेकर छापेमारी करी। परंतु अभी 2-3 दिन पहले हिमाचल में नई विज्ञप्ति निकल गई है, नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, सीबीआई जांच भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। देखिए, नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। नीयत यदि साफ है तो सब कुछ हो जाएगा, पर ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम पहले परीक्षाएं करवा लेंगे फिर सीबीआई जांच करवा लेंगे। अगर उस सीबीआई जांच के बाद कुछ गड़बड़ियां सामने आ गई तो क्या फिर इन बच्चों का वो अमूल्य समय कहाँ से दोगे? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले जांच करवाइए फिर सीबीआई जांच करवाइए, पहले जांच फिर परीक्षा करवाइए। एक आखिरी सवाल मेरा, अब जो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं हर शाम को, और मुख्यमंत्री के जहां कार्यक्रम और उनका फेसबुक लाइव होता है, ट्विटर लाइव होता है, उसमें तमाम आप लोग उसमें घुस जा रहे हैं और उसमें सीबीआई की जांच ही ये सब क्या है? अब ये डिजिटल किस तरह सत्याग्रह, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, डिजिटल तो चल ही रहा है। देखिए, आधुनिक युग है और डिजिटल क्रांति है, तो हम करेंगे। मैं बीजेपी शायद इस बात को भूल रही है कि 2014 में जब वो सत्ता में एंटर करी तो शायद डिजिटल माध्यम से ही वो उसका ज़्यादा प्रभाव था। डिजिटल आंदोलन या जो भी चले, डिजिटल कैंपेन चली, उससे वो सत्ता में आई। आज सबसे बड़ा कारण अगर सत्ता से जाने का होगा तो डिजिटल ही होगा, वो सोशल मीडिया ही होगा, क्योंकि मीडिया तो वही ये दिखाता नहीं है, मीडिया कैप्चर हो चुका है, परंतु सोशल मीडिया में वास्तव में ताकत है और ये ताकत हम दिखाना चाहते हैं। इस सोशल मीडिया का उपयोग करके, सदुपयोग करके हम जगह जगह अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। डिजिटल आंदोलन के साथ साथ हम अपने धरना स्थल शुरू कर रहे हैं। हम कल से, हम आपने देखा होगा कि गांधी पार्क के बाहर आज प्रशासन द्वारा पोस्टर बैनर चिपका दिए गए कि ये धरना स्थल के प्रतिबंधित वो है, यहाँ पर आंदोलन नहीं किए जा सकते। इसके लिए जब तक हमें उचित स्थान नहीं मिल जाता तब तक हम कल से एकता विहार में आंदोलन शुरू कर रहे हैं और वहीं से चीज़ें संचालित करेंगी। उसके लिए हमारा आंदोलन तो रहेगा वहाँ पर, परंतु उसके लिए कोई कार्यक्रम हमें कभी पुतला दहन का कोई इधर मार्केट में करना पड़े हम करेंगे, भीख मांगो कार्यक्रम करना पड़ेगा करेंगे, और भी जो कार्यक्रम करने पड़े हम करेंगे। परंतु अब हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। समय जितना भी लगे, हमें भी पता है कि लड़ाई लंबी है, परंतु अब पीछे हटने वालों में से हम नहीं हैं। हमारे साथ प्रदेश के अनेक जिलों से, अनेक ब्लॉकों से अच्छे लोग जुड़ रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ रहे हैं। उन लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है और उन लोगों के साथ हम जुड़ गए हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत बनाकर हम एक प्रशासन और शासन को ये भी कह देना चाहते हैं कि आप 2-2.5 महीने इंतज़ार करिए और एक बड़ी तैयारी के साथ हम आ रहे हैं और बड़ी तैयारी के साथ फिर से अपना आंदोलन होगा। यानी एक चीज़ मुझे ये भी समझ में नहीं आती, जब हम विधानसभा के ठीक बाहर, जस्ट विधानसभा से मात्र 40-50 मीटर सड़क पार करते ही जब हम 228 उन बर्खास्त कर्मचारियों को बैठने का मौका दे सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो इन बच्चों को भी मौका, अगर गांधी पार्क के बाहर ये बैठना चाहते हैं, ये क्यों एकता विहार ही जाएं? फिर ये अगर एकता विहार जाएं तो फिर वो क्यों ना एकता विहार जाएं? ये कुछ भी सवाल है लोगों के जहन में आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की टीम, सरकार अपने तरीके से इस मसले पर परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश कर रही है कि हमने बच्चों की बहुत हद तक जायज़ मांगे मान ली, लेकिन बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सीबीआई की जाँच से नीचे किसी मांग पर वो संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इसके लिए अब उन्होंने चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को और तेज करने की और इसको आगे ले जाने की कोशिश की है। वो एकता विहार के जरिए वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, धरना देंगे और डिजिटली लगातार वो जिस तरह से जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है वो अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। नमस्कार।